ठीक है। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई नो कि थोड़ा सा ये जजमेंट बहुत सारे लोगों के लिए डिसहार्टनिंग है। हम सब डिसअपॉइंटेड हैं इस बात को लेकर के, और खास करके वो लोग जो अभी जिन्होंने कोर्स से पास किया है, अपना एलएलबी कंप्लीट किया है, या वो लोग जो परसू कर रहे थे और जिन्होंने अभी कोचिंग स्टार्ट की है, जो सोच रहे थे कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करके फिर तुरंत एग्जामिनेशन देंगे या रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। थोड़ा सा ये सेटबैक है 3 इयर्स का। लेकिन इसको अब हम एक तरीके से अपने लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी देख सकते हैं। कैसे क्या है सारी चीज़ें, उसके बारे में बात करेंगे आगे। बट बिफोर दैट, कि ये सेशन का पर्पस यही था कि बहुत सारे डाउट्स थे आप लोगों के, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैं वन बाय वन क्वेश्चंस आपके ले लेता हूँ। आप लोगों को जो भी डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड, फिर हम जनरल इस पे बात कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन है और इसको किस तरीके से हम पॉजिटिवली देख सकते हैं, आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए हमारा। ठीक है गाइस, सो जस्ट रेज योर हैंड्स। तो मैं वन बाय वन आपके डाउट्स ले लेता हूँ, क्वेश्चंस ले लेता हूँ। मैंने ग्रुप पे सारी बातें बता ही दी थी आप लोगों को डिटेल में। फिर अपन जो है आपके डाउट्स यहाँ पे पहले देख लेते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। यस मुरारी, बताइए। सर, एलएलएम और ये प्रैक्टिस दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या? देखिए, एलएलएम के लिए मैं आपको बता बता देता हूँ। रिसेंटली एक जजमेंट था दिल्ली हाई कोर्ट का, करण अंतिल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का एक जजमेंट है, जिसमें भी कहा गया था कि एलएलएम जो है वो प्रैक्टिस ब्रेक नहीं माना जाता। तो अगर आप एलएलएम परसू करते हैं ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल वो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इसके लिए ना स्टेट्स का अलग अलग मतलब क्राइटेरिया है। तो बाकी सारी चीज़ों पे क्लैरिटी, यानी बाकी सारे स्टेट से रिलेटेड जो क्लैरिटी है वो थोड़े समय में मैं आपको दे दूंगा। बट अभी पोजीशन ये है कि एलएलएम को ब्रेक नहीं माना जाता, आप कर सकते हैं। ये आप अभी मान करके चल सकते थैंक यू सर। हैं। यस अनुराग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनुराग, बताइए। सर मेरा डाउट ये है कि सर मैंने 2024 में सर इनरोल कराया है 22 मार्च को, 22 मार्च। तो हम्म। सर मेरा उसी टाइम से इनरोलमेंट माना जाएगा इस हाँ वीक देखिए, अकाउंट को? एनवायरमेंट के लिए मैं सबको बता दूं एक बात जो जजमेंट में आई है, वो ये है कि एक्चुअली ये कहा जाता था, मतलब जो 3 ईयर रूल है वो काउंट कहाँ से होगा 3 ईयर की प्रैक्टिस आपकी। तो कुछ लोगों ने कहा कि एआईबी से होना चाहिए, क्योंकि एआईबी जब तक बच्चा पास नहीं करता है तब तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसको नहीं मिलता है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, एआईबी की बात नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस दिन आप स्टेट बार काउंसिल में आप प्रोविजनली एनरोल हो जाते हैं, उस डेट ऑफ एनरोलमेंट से आपका एनरोलमेंट या 3 ईयर प्रैक्टिस काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेटर ऑन आपको यस एआईबी भी पास करना है। बार एसोसिएशन जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका सदस्य भी आप बनते हैं, वो सारे प्रोसेसेस होंगे। लेकिन 3 ईयर कहाँ से काउंट होगा, वो उस डेट से काउंट होगा जिस दिन आपको अपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। जो डेट उसमें लिखी होती है वो डेट होगी। सर ये जो सर्टिफिकेट चाहिए, ये जो 10 साल एक्सपीरियंस एडवोकेट, सर ये कोई भी हाँ एडवोकेट चलेगा जिनका 10 साल एक्सपीरियंस हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके बारे में बता दूं, जो जो पॉइंट है इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ मैं। ओके सर। बैकग्राउंड इसमें बहुत सिंपल है कि पहले क्या था कि कुछ स्टेट्स ने जो जहाँ पे प्रैक्टिस का स्टार्ट किया, जैसे एमपी, तो एमपी ने कहा कि साहब 6 वकालतनामा आप लेकर के आइए, इंडिविजुअल फाइलिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो इस बात पे स्टार्टिंग में ही ऑनरेबल सीजीआई ने कहा कि देखिए, यंग लॉयर्स जो आज प्रैक्टिस में जा रहे हैं उनको फ्रेश केसेस मिलना इतना पॉसिबल नहीं होता है, काफ़ी डिफिकल्ट है। तो हम वकालतनामा से इसको काउंट नहीं करेंगे। 10 ईयर्स जो इसके अंदर जो हम वो 3 ईयर काउंट कर रहे हैं वो हम काउंट करेंगे कि जिस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। लेकिन अब उसको हम कैसे समझें कि उसने एक्चुअली में 3 ईयर प्रैक्टिस की है या नहीं की है। तो उसके लिए कोई भी एडवोकेट जो भी उस बार एसोसिएशन का हो, जिसके 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका हो, वो व्यक्ति आपको सर्टिफिकेट देगा, वो सर्टिफाई करेगा कि साहब आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं 3 साल से इस कोर्ट के अंदर। ठीक है, और उसका एंडोर्समेंट भी चाहिए। तो एक कोर्ट ऑफिसर, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा कि कोई कोर्ट ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाएगा। मान लीजिए कोई रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री में से कोई एक पर्सन हो गया, या जजेस को तो मुश्किल है, हाई कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस को इसमें लगाया जाए, कोई रजिस्ट्री से कोई पर्सन होगा, कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार होगा, कोई डेप्यूटी रजिस्ट्रार होगा या रजिस्ट्रार जनरल होगा, जिस अथॉरिटी के थ्रू आपका ये सर्टिफिकेट एंडोर्स किया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपको माना जाएगा।
और जो लोअर जुडिशरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोअर जुडिशरी वालों के लिए कहा गया है कि जो प्रिंसिपल जज होगा उस कोर्ट का, वो इस पे एंडोर्समेंट करेगा, तब आपका वो 10 इयर्स तब आपका वो प्रैक्टिस माना जाएगा। बाकी रही बात जो 10 इयर्स एडवोकेट वाली, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी एडवोकेट, नॉट नेसेसरली कि आप उसके पास प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन अगर आप किसी के पास जा नहीं रहे तो वो क्यों ही करेगा। मतलब प्रैक्टिकलिटी में तो ये होता है कि हाँ भाई कोई आपका परिचित है, रिलेटिव है, दोस्त का है, कुछ जान पहचान, तो कर देते हैं लोग, तो उस तरीके से होगा। बट यस, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट नाउ, पहले आसानी से हो जाता था। जैसे और भी जगह पे ना सर्टिफिकेट लगाने के लिए रिक्वायरमेंट होती थी, मैंने भी कई बार फॉर्म भरे हैं, तो सर्टिफिकेट जो प्रैक्टिस का मिलता है, बार एसोसिएशन का एक फॉर्मेट है, वो उससे देते हैं, एक सीनियर होते हैं जिनकी 10 ईयर की प्रैक्टिस होती है, वो एंडोर्स करते हैं, तो मिल जाता है। अभी भी कुछ बच्चों ने प्रीवियसली लिया था, उनको मैंने गाइड किया था। बट अभी जो होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एंडोर्समेंट वाली बात इसमें आ गई। सर मेरा एक डाउट और है सर, मैंने आरजेएस भरा है और छत्तीसगढ़ भरा हुआ है, तो सर क्या करूँ सर, इनका प्रिपरेशन करूँ कि अभी ब्रेक करूँ? क्योंकि सर नहीं नहीं, अब देखिए जिस देखिए, जिस जो जिस हिसाब से लाइव सर ब्लॉग, इनका। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, लाइव ब्लॉग की जो रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि आज की तारीख यानी 20 मई की जो तारीख है, इससे पहले जो भी नोटिफाई हो गई है रिक्रूटमेंट्स, जो भी वैकेंसीज नोटिफाई हो गई हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी कि जो ऑलरेडी वैकेंसी आपने भर दी होगी, उसमें आप एग्जामिनेशन दीजिए, उसके लिए आप कंप्लीटली एलिजिबल हैं एज पर प्रीवियस रूल्स। उसको कंप्लीट करने के बाद आज की डेट से जो भी रिक्रूटमेंट आएगा नोटिफिकेशन, उसमें 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी होगा। ठीक है, एक बात तो ये होगी। हाँ, सर सर फिर फ्यूचर प्लान क्या होगा सर, मतलब कि सर मेजर जो मेरा टारगेट स्टेट है यूपी, सर वो तो चला ही जाएगा। बात करते हैं, इस पे बात करते हैं, हेलो सर। पहले डाउट्स ले लें फिर इस पे बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हेलो, और यस, गुड आफ्टरनून सर। सर जी बड़ा, एलएलएम का बताइए सर, जो ये एलएलएम का कोर्स किया है मैंने, तो वो टाइम पीरियड तो नहीं काउंट होगा ना? नहीं नहीं, टाइम पीरियड काउंट होगा। अभी मैंने बताया था, एक बच्चे का डाउट यही था, तो मैंने उनको बताया कि साहब एक जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का 2023 का, करण अंतिल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का। तो अकॉर्डिंग टू दैट जजमेंट एलएलएम का जो पीरियड है आपका वो काउंट होगा। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी जो है अभी इस पे क्लैरिटी अगर कोई जजमेंट में आती है तो देखा जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आप ये मान के चलिए कि एलएलएम का पीरियड भी आपकी प्रैक्टिस में काउंट होगा। ओके सर, थैंक यू। यस तमन्ना, बताइए। सर मुझे पूछना था कि जैसे अभी आपने वो सारी डिटेलिंग का एक मैसेज किया है ना, जस्ट बिफोर दिस कॉलिंग सेशन, हाँ बताइए। सेशन, उसमें सर एक चीज मेंशन है कि 10 ईयर एक्सपीरियंस जो एडवोकेट है, या तो उनसे सर्टिफाइड होना चाहिए या फिर ऑफिसर जो जुडिशियल नहीं ऑफिसर। तो सर जैसा वो भी और वो होगा या एंड होगा? क्योंकि सर दो नहीं तीन नहीं जगह देख लिया तो और एंड का समझ नहीं आ रहा। नहीं, और एंड नहीं है वो, मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने जस्ट अभी बताया था, तो उसमें ऐसा है कि आपका जो 3 ईयर प्रैक्टिस है उसके लिए सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो कोई भी एडवोकेट जो उस बार एसोसिएशन में होगा, उससे आप अपना सर्टिफिकेट जारी करा सकते हो, वो सर्टिफाई करेगा कि आपने प्रैक्टिस किया है। लेकिन उसके ऊपर एंडोर्समेंट भी चाहिए होगा, दोनों चीज़ें हैं प्लस में। एंडोर्समेंट चाहिए होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ कोर्ट ऑफिसर होगा जिसके थ्रू किया जाएगा। मेजरली वो रूल्स के हिसाब से आप देखेंगे तो रजिस्ट्री में कोई व्यक्ति होगा जिसके थ्रू ये किया जाएगा। ठीक है, लेटर ऑन इस पे क्लैरिटी आएगी। और फिर या फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हो तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल जज है उनके द्वारा एंडोर्समेंट होना चाहिए कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो। और सर एक और चीज पूछनी थी कि ये एक इसी के अंदर अभी सुना था, आई एम नॉट श्योर कि वो सही है या गलत है, कि जहां से हमने प्रैक्टिस करी है ये वहीं के एडवोकेट से कराना पड़ेगा। हाँ, जनरली आप जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो वहीं का एडवोकेट करेगा ना। जैसे सपोज करिए आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हो दिल्ली में, और यस सर। आप फिर सर्टिफिकेट यहाँ इलाहाबाद का कैसे लोगे? नहीं 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 तो सर, वो नहीं बोल रही मैं। जैसे दिल्ली में भी मैं अगर रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ तो रोहिणी कोर्ट के एडवोकेट से हाँ कराना हाँ पड़ेगा। हाँ, कोई नहीं, कोई के ही एडवोकेट से कराइए आप। मतलब दिल्ली में हम अलग कोर्ट के एडवोकेट से नहीं करवा सकते हैं। नहीं, जैसे आप कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाएँ, आप रोहिणी में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप करकरडुमा में अगर आपको एडवोकेट भी साइन करके दे देता है और आपको प्रिंसिपल जज से भी मिल जाता है तो फिर वो भी चलेगा। पॉइंट ये है कि वकालतनामा नहीं लगाना है।
आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, अब आप उसको जैसे भी ले लो, पॉइंट ये। मतलब रोहिणी कोर्ट के अलावा कोर्ट से भी ले सकते हैं? अगर मिल जाए तो ले सकते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। एसोसिएशन ज्वाइन करने का सर मतलब तो कोई मतलब नहीं रहा सर अब। एसोसिएशन ज्वाइन करोगे तभी तो आपका वो एडवोकेट आपको सर्टिफाई कर पाएगा। प्रॉब्लम ये है। अदर एसोसिएशन जो सर प्राइवेट जो हर मतलब हर कोर्ट में सर रहता था वो बोल रहे हैं। वही एसोसिएशन वही कह रहे हैं। जैसे मान लो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, एक तो आपने यूपी के मान लीजिए स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया, इसके एनरोलमेंट कराया, फिर इसके बाद आप बार एसोसिएशन का सदस्य बनो, मान लो डिस्ट्रिक्ट बार में जा रहे हो, हाई कोर्ट बार में जा रहे हो, तो अगर आप हाई कोर्ट बार के किसी एडवोकेट के पास जाओगे ना, तो वो आपका एओआर नंबर भी मांगेगा, उसके अंदर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा, या फिर वो आपका जो है वो पूछेगा कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है यहाँ पे बार एसोसिएशन में, उसका पॉइंट आएगा। तो बार एसोसिएशन का सदस्य बनने का भी पॉइंट रहेगा इसके अंदर। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए सिर्फ एक सिंपल बिना कोई फॉर्मेट बनाए, अगर हाई कोर्ट जैसे इसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल रूल बता दिया है कि ऐसा ऐसा चाहिए। अब इसको ना फर्दर हाई कोर्ट जो है या जो अपनी रिक्रूटिंग एजेंसीज है, क्योंकि स्टेट जुडिशरी जो है वो हाई कोर्ट के अंदर आ रहा है, हाई कोर्ट इसके अंदर कोई रूल बना सकता है कि साहब अगर ये जो प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसके लिए ये होना चाहिए कि व्यक्ति को बार एसोसिएशन का सदस्य होना चाहिए, तभी वो एडवोकेट एंडोर्स करेगा। थोड़ी सी इसमें आगे चल के क्लैरिटी आएगी स्टेट वाइज, बट जनरली आप ये मानिए अभी तक जो होता आया है उसमें बार एसोसिएशन का भी सदस्य आपको होना पड़ता है, तभी सर्टिफिकेट मिलता है आपको। और अगर आप मेरा सजेशन माने, अगर आप जो है बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं है तो हो जाइए रजिस्टर, आप बार एसोसिएशन में मेंबरशिप ले लीजिए। सर वो सारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो सब फुलफिल्ड है, बस ये जो हाई कोर्ट के जो एडवोकेट से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना ना, सब उसी का इश्यू है, क्योंकि कोर्ट में जाके प्रैक्टिस ऐसा 1 या 2 हफ्ते से ज्यादा की नहीं है। अरे तो आपके जो भी सीनियर होंगे ना, सीनियर होंगे, वो आपको कर देंगे, एंडोर्स कर देंगे। सर उसमें वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि अगर, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिसर से भी हमें एंडोर्स करवाना है, तो वो ये तो नहीं इशू करेंगे कि आपका नहीं है तो हम क्यों करें? नहीं, अगर आपका सीनियर वो करेगा ना, रजिस्टर वो सर्टिफाई करके दे रहा है, और वो अगर आपके लिए रहेगा, स्टैंड लेगा कि हाँ ये है, इन केसेस में इन्होंने असिस्ट किया है, वो अगर वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए अगर सीनियर रेडी है, तो वो ऑफिसर एंडोर्स कर देगा, वो जनरली कर देते हैं, कोई उसमें इशू नहीं। और सर उसमें ना एज अ अटॉर्नी किसी केस में नाम होना जरूरी थोड़ी है? नहीं, अभी तो इसके बारे में तो कोई बात नहीं कही गई है, जजमेंट में ऐसा कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सर। यस शालू। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं 2023 अगस्त में बार में एनरोल हुई थी, लेकिन एसोसिएशन की मेंबर नहीं बनी हूँ अभी तक, तो कैसे प्रैक्टिस काउंट करेंगे मेरे केस में? प्रैक्टिस वहीं से काउंट होगी, आपकी प्रैक्टिस का जो ईयर है वो वहीं से होगा, बट प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर हो सकता है कि कुछ स्टेट्स, कुछ हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन का मेंबर होना भी जो है उसके लिए एक रिक्वायरमेंट बन जाए कि उसके बाद ही आपका एंडोर्समेंट हो पाएगा। तो मेरा सजेशन सबको यही है कि जो लोग अभी किसी एसोसिएशन का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, वो बन जाइए मेंबर अभी आप लोग। सर अभी अगर मेंबर बनते हैं एसोसिएशन के, तो उसमें फिर तो प्रैक्टिस का जो एंडोर्समेंट है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस आपकी जो काउंट होगी 3 ईयर, वो डेट ऑफ एनरोलमेंट से ही काउंट होगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ निकिता बताइए। गुड आफ्टरनून सर। जी सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे मैंने लास्ट ईयर मेरा लॉ कंप्लीट हुआ है और मेरा एनरोलमेंट इस ईयर आया मार्च के टाइम पे, तो क्या मुझे 3 साल इस हिसाब से देखा जाए तो मैं 28 में क्वालिफाई कर रही हूँ, तो क्या मुझे जुडिशरी के लिए वेट करना चाहिए 3 साल प्रैक्टिस के साथ, या फिर मैं कोई और जो लॉ जैसे IBPS है, सेबी है, इन सारे एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए, मतलब प्लान बी देखना चाहिए? चलो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग ये कि प्रैक्टिस के अंदर कैसे प्रैक्टिस काउंट होगी, वो एक तो जो हाई कोर्ट या मतलब जो कोर्ट्स के अंदर एक्चुअल में अपीयर हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो व्यक्ति हो क्या जो कोर्ट जा रहा है, या दूसरा वो लॉ क्लर्क्स जो हैं, जो यानी हाई कोर्ट में जो लॉ रिसर्चर्स या लॉ क्लर्क की पोस्ट आती है ना, या सुप्रीम कोर्ट में, उन लोगों का भी टाइम पीरियड वो प्रैक्टिस में काउंट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो APOs होते हैं उनका काउंट होता है प्रैक्टिस में।
रही बात बाकी जैसे जो कॉर्पोरेट में है, जो काम कर रहे हैं, जो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं, या फिर जो जो लोग बैंक्स में है या ऐसे पीएसयूज में है, उनका प्रैक्टिस के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है। और जनरली ये समझ लीजिए आपकी उनकी प्रैक्टिस काउंट होगी भी नहीं, क्योंकि पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस इसीलिए रखा गया है कि कोर्ट का एक्सपोजर मिले लोगों को, और कोर्ट का एक्सपोजर आपको बैंक में काम करके नहीं मिलता है। तो आपका एक तो पहली बात ये है कि बैंक और ये सब जगह पे काम करके एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। अब दूसरी बात ये है कि 3 ईयर जो रूल है उसके हिसाब से क्या आपको अपना स्विच कर लेना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए एम, और कुछ और में आपको लग जाना चाहिए। देखो पॉइंट ये है सिंपल सा कि अगर आप जुडिशरी के बारे में सोच रहे हो, एम कर रहे हो, तो ये कोई टाइम बाउंड एग्जामिनेशन नहीं होता है। जनरली जैसा हम पीएससीज में देखते हैं कि सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में कि एक टाइम एक कैलेंडर फिक्स्ड है, और किसी महीने में एग्जाम होना है हर साल, हमें पता है लगभग, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो। स्टेट पीएससीज में भी रेगुलरिटी है कंपैरेटिवली, बट जुडिशरी में आप देख रहे हो कि रेगुलरिटी ना होने की वजह से ऐसा होता है कि आमतौर पे 3 साल 4 साल लग ही जाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको ऑन एन एवरेज आप 5 साल मान लीजिए कि प्रिपरेशन से लेकर के जुडिशियल ऑफिसर बनने थे। तो अगर आप जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपका फाइनल अल्टीमेट एम यही है कि आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें। साथ ही साथ कोई एक ऑप्शन आप देख, क्योंकि लंबा टाइम है 3 साल का, तो आप एक और एक दो स्किल्स के बारे में सोच सकते हो। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एलएलएम है वो कर सकते हो आप, या और कोई ऐसी चीजें जो आपके प्रैक्टिस को मतलब वो नहीं कर रही हो, डिसकंटिन्यू ना कर रही हो, वैसा करते हो आप चल सकते हो। और कंपैरेटिवली ये होगा कि जो जो नंबर है कंपटीशन का, वो नंबर भी अब रेस्ट्रिक्टेड होगा, क्योंकि अभी आप देखिए कि इनिशियल जो 1 2 साल 3 साल है उसमें 3 ईयर प्रैक्टिस वाले जो जो नंबर्स है ना वो लिमिट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो अपीयर नहीं हो रहे होंगे। तो अगेन इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जो लोग ऑलरेडी उस 3 ईयर प्रैक्टिस के ब्रैकेट में हैं, और या फिर जो लोग 1 2 साल में भी आ रहे हैं। और इसको आप ये देख सकते हो इस तरीके से कि एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको फ्यूचर के लिए बता देता हूँ कि आप जब जुडिशियल ऑफिसर ज्वाइन करते हो, तो जुडिशियल ऑफिसर ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत लंबा समय लग जाता है एडीजे तक जाने के लिए। अभी आप देखिए इस जजमेंट के अकॉर्डिंगली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस स्टार्टिंग में ही कही गई, वो ये कही गई कि अब आपको सिर्फ 7 ईयर्स चाहिए, यानी 4 ईयर्स एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन और 3 ईयर एज अ सिविल जज सीनियर डिवीजन एचजीएस के कैडर यानी डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में जाने के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिस भी एज में सिविल जज बन रहे हो, वहां से आप 7 साल के भीतर एडीजे बन सकते हो एज पर दिस जजमेंट, और अभी एज पर नई व्यवस्था। और इसमें जो कोटा है वो भी यहाँ से जो प्रमोशन है उसको बढ़ा दिया गया है, 25% और कर दिया गया, यानी कि जो पहले 25% था अब वो कोटा 50% है। तो अगर आप ये सोचो कि आप सिविल जज जूनियर डिवीजन ऐसा ज्वाइन करते हो 22 साल में, 23 साल में, मतलब अब तो 3 ईयर आ गया, तो आप मान के चलो कि कम से कम 25-26 साल तो लग जाएंगे। वहां से आप मान लो कि 33 32 और 34 तक जाते जाते आप डीजे की रैंक में जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में जा सकते हो आप वेरी इजीली। जो पहले सिविल जज जूनियर डिवीजन डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में जाने में उसको 45 ईयर्स से 50 ईयर्स की एज लग जाती थी, अब वो 35 से 40 के बीच में जा सकता है। तो आप समझो कि उसके पास लगभग लगभग से 7-8 साल का एक अच्छा मार्जिन मिलेगा उसको, कि वो सिविल जज कैडर में रहेगा, सॉरी डीजे कैडर में रहेगा, और वहां से वो हाई कोर्ट एलिवेट हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, और वो कोटा भी बढ़ा दिया गया 50% का। तो मेरे हिसाब से अगर आप जुडिशियल ऑफिसर बनने की सोच रहे थे, तो इस जजमेंट से लॉस बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि बेनिफिट एक है फ्यूचर के हिसाब से। आप इमीडिएट अगर सोचोगे कि यार मेरे को 3 साल की प्रैक्टिस से वो कर दिया गया, बाउंड कर दिया गया, मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप इसको एज एन एचजीएस लेकर के चलो कि ये 3 साल हो गया और 7 साल और मेरे को और काटने हैं, तो 10 साल में मैं डायरेक्टली एडीजे बनने का मेरे पास पूरा चांस होगा एलडीसी के थ्रू। और वो जो 10 साल का मेरा ये टाइम पीरियड है, इसके इमीडिएटली बाद में सीधे सीधे 50% कोटा लेकर के एचजीएस बन सकता हूँ, जो कि यूजुअली आपके लिए बहुत लंबा टाइम पीरियड होगा, 20 साल का समय लग जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको पॉजिटिवली लेना चाहते हो तो पॉजिटिवली भी ले सकते हो, मतलब सही है, कोई इतना खास नहीं है। बाकी अभी आप ऑप्शंस और देख सकते हो, बट अगर मेन आपका एम जुडिशरी है तो जुडिशरी की तरफ ही रखिए इसको। साथ में एक दो और चीजें ऐसी करते रहिए, आप ऐसी स्किल्स लेते रहिए, या फॉर द टाइम बिंग आप अपना आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने एक्सपेंसेस के लिए कोई काम करना चाहते हो कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं। ओके सर, थैंक यू। यस कावेरी।
गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि लाइक आई एम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई एलएलएम एंड 1 साल अभी और लगेगा एलएलएम कंप्लीट होने में, क्योंकि एयू में 2 इयर्स का होता है। सो सर वो एक रेगुलर कोर्स है, तो उसके साथ प्रैक्टिस तो काउंट हो नहीं सकती है, और ये भी नहीं कर सकते कि 3 इयर्स बाद। तभी मैंने अभी इसी बात को एड्रेस किया कि प्रैक्टिस इसकी काउंट होगी, मतलब प्रैक्टिस नहीं रहेगा आपका एलएलएम। अच्छा ओके, काउंट होगी सर फिर अगर एनरोलमेंट हो गया तो। हाँ, ओके सर, ओके सर यही इशू था, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी मुरारी। सर मेरा ये सवाल था कि इसमें तो फिर सर जैसे एज जो रहता है कि जुडिशरी एग्जाम के लिए एक पार्टिकुलर एज की 35 या 32 ऐसे करके, तो सर इसमें तो सर रेगुलर वैकेंसी भी नहीं आती है, तो कुछ बच्चों का जैसे 22-23 की एज में एज भी बढ़ाई जाएगी। एज बढ़ाई जाएगी। ओके एज भी सर। बढ़ाई जाएगी लेटर ऑन। देखिए ये कहा गया है कि जो जितने भी ना रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वो इसमें चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंगली। तो जहाँ पे पीएससीज हैं, हाई कोर्ट्स हैं, रूल्स बनाते हैं, वो रूल बना करके अभी जो है इसमें चेंजेस करेंगे, और उसके बाद जो है वो बताएंगे कि एज में जैसे कहीं 35 है तो उसको 38 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, बट स्टिल आप ये मान के चलिए कि रेगुलरिटी आ जाएगा। जैसे मलिक मजर जजमेंट में हर साल में रिक्रूटमेंट की बात की गई थी, इसमें अभी थ्री मंथ्स के अंदर रिक्रूटमेंट को प्रोसेस को कंप्लीट करने की बात की गई है। तो आप ये मान के चलिए कि एट द एंड ऑफ द डे इस जजमेंट के थ्रू रेगुलरिटी आएगी और ज़्यादा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो इन केस अगर एज जो मैक्सिमम एज है वो बढ़ाई नहीं जाती है तो भी आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। रेगुलरिटी रिक्रूटमेंट में फिर लेकर के आना है। थैंक यू सर। यस श्रुति, आप कुछ कह रहे थे? सर वो जो केस का नाम आपने बताया था दिल्ली हाई कोर्ट का, वो एलएलएम के रिगार्डिंग, वो केस का नाम क्या था सर? करण अंतिल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। ओके सर, थैंक यू। करण अंतिल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली 2023 का केस है। हाँ जी, और किसी बच्चे का कोई डाउट है? सर मतलब एक डाउट है सर, बेसिकली ये है कि सर अगर मतलब हो गया इन फ्यूचर कोई ऐसा भी जजमेंट आ गया कि जो एलएलएम कर रहे हैं उनका अगर प्रैक्टिस काउंट नहीं होगा, क्योंकि सर बार काउंसिल के अकॉर्डिंग तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी है वहाँ भी, फिर सर वहाँ तो नहीं होगा फिर। बात को समझो, एलएलबी के लिए अटेंडेंस कंपलसरी है 75%। एलएलएम कोर्सेज को बीसीआई रेगुलेट नहीं करता। ये इस पे सुप्रीम कोर्ट भी उनको क्वेश्चन कर चुका है, अभी मामला पेंडिंग भी है। और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बीसीआई के अंडर में नहीं आते। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यूजीसी की गाइडलाइन से ही गवर्न होते हैं। ठीक, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, उसमें क्लासेस का मैंडेटरी नहीं होता है, उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। सो और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है, मतलब उसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप 7 दिन या 6 दिन जब तक कोर्ट खुला है तब तक आप कोर्ट में ही जाओ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 दिन आप क्लासेस अपनी जा रहे हैं, आप बाकी 3 दिन कोर्ट जा रहे हैं, और वाइस वर्सा। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड कि आपको कोर्ट का एक्सपोजर मिले। पॉइंट ये है यहाँ पे। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। सो जो आपकी एलएलएम की प्रैक्टिस, एलएलएम का जो टाइम पीरियड है वो पहले काउंट होता था, अभी भी काउंट होता है, एंड जजमेंट भी मैंने आपको बताया। लेटर ऑन क्या हो सकता है भाई, मैं इसके बारे में तो कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि 3 ईयर प्रैक्टिस भी जब से आ रहा था हमने कहा था कि हो सकता है इंक्लूड कर दिया जाए, बट हम लोग 2 साल ही इसको सोच रहे थे। बट काफ़ी मतलब 3 ईयर कर दिया कोर्ट ने, तो है लंबा टाइम है, लेकिन अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू ऑनर दिस जजमेंट। भाई सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो विद रीजन कहा है, सारी बातें सोच समझ के ही कही है। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, सुप्रीति माथुर, एआईबी क्लियर करके साथ में अगर तो अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, ये भी मैंने सुप्रीति मेरे ख्याल से एड्रेस कर दिया था कि एलएलएम आप करिए, एलएलएम करने में कोई दिक्कत आपको नहीं है, एलएलएम आप इजीली कर सकते हो। और एआईबी तो आप क्वालिफाई आपको करना ही है अल्टीमेटली, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन तो प्रोविजनल होता है। अनटिल एंड अनलेस यू क्वालिफाई एआईबी, तब तक आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं, एनरोलमेंट नहीं होगा आपका।
ठीक है। सो आई थिंक डाउट्स जो हैं, अच्छा ओके, सस्मिता का कहना है 2021 में दिल्ली बार में एनरोल किया था, पर मैं 2022 को उड़ीसा आ गई थी एलएलएम के लिए। ठीक है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता सस्मिता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस वहाँ पे किसी एडवोकेट से, दिल्ली बार के किसी एडवोकेट से, चाहे हाई कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ये काम अपना करा लेना। हाँ, एक आप उड़ीसा में एग्जाम दे सकते हो। हाँ, ये पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। देखिए, आप कहीं पे भी एनरोल्ड हो, आप कहीं पे भी कहीं का भी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट हो, आप किसी भी स्टेट जुडिशरी में अपीयर हो सकते हैं। अगर मैं इलाहाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं एमपी में अपीयर हो सकता हूँ, दिल्ली में अपीयर हो सकता हूँ, एनी ऑफ द स्टेट्स में अपीयर हो सकता हूँ। अपीयर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी प्रैक्टिस इलाहाबाद में है तो मैं सिर्फ यूपी का ही एग्जामिनेशन दे सकता हूँ, मैं उड़ीसा का एग्जामिनेशन भी दे सकता हूँ। नहीं सस्मिता, आपका जहाँ रजिस्ट्रेशन है वहीं से लेना पड़ेगा आपको, बेटा दिल्ली से ही लेना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन क्योंकि दिल्ली में है, आप उड़ीसा में सर्टिफिकेट नहीं ले पाओगे, आपको सर्टिफिकेट तो दिल्ली से ही मिलेगा। ठीक है, आई होप कि सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे अभी तक। और किसी बच्चे को कोई डाउट बचा हुआ है? गुड आफ्टरनून सर। हाँ किताब बताइए। सर ये पूछना था सर कि जैसे मान लीजिए 3 साल की जो प्रैक्टिस हमारी है उसमें सर मान लीजिए हम 3 साल तक पूरा करने के बाद मान लीजिए तीसरे साल में पहुंचे और 1 महीना बचा है हमें कंप्लीट होने में और वैसे ही सर वैकेंसी आ जाती है तो उस केस में सर हम लोग क्या करेंगे? आपका जो भी, मैं बता देता हूँ, आपका जो भी ना एलिजिबिलिटी होती है वो एट द डेट ऑफ नोटिफिकेशन होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपने 5th ईयर का एग्जामिनेशन दे दिया, पहले की सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ, और आपका रिजल्ट अभी आया नहीं और वैकेंसी आ गई, तो वैकेंसी में लिखा हुआ है कि शैल बी पास्ड द एलएलबी एग्जामिनेशन एट द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन, ठीक है, या ऑन 1 अगस्त 2025, तो उस दिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, पास नहीं है, तो आपकी वैकेंसी तो छूट जाएगी। यही सेम होगा इसके साथ भी कि अगर आपका 1 महीना बचा हुआ है और डेट ऑफ नोटिफिकेशन पे या जो डेट मेंशन्ड है कि इस तारीख तक आपका 3 साल होना चाहिए, नहीं है तो छूट जाएगा, चाहे एक दिन ही कम क्यों ना हो। ठीक है, ओके सर, ओके। हेलो सर। हाँ खुशी बताइए। सर क्या ऐसा हो सकता है कि इस जजमेंट को बैकलैश मिले और फिर कुछ चेंज हो जाए या फिर कुछ चांसेस हैं क्या? नहीं, कोई चांसेस अभी तो नहीं दिखाई दे रहे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फुल बेंच जजमेंट है, बहुत मुश्किल है। सीजीआई कोर्ट का जजमेंट है, तो और सीजीआई जो है इस समय उन्होंने काफ़ी समय से इस पे बात, और ख़ास बात ये है कि आप देखिए कि बहुत सारे स्टेट्स के जो रिक्रूटिंग, मतलब आप कह सकते हो हाई कोर्ट कह लो, पब्लिक सर्विस कमीशंस कह लो, उन्होंने एफिडेविट में कहा है कि वी वांट टू इंक्लूड एक्सपीरियंस वाली चीज़। तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टेट जो एजेंसीज हैं वो भी चाहती हैं कि साहब इसके अंदर प्रैक्टिस को इंक्लूड कर दिया जाए, और उसके बेसिस पे ही ये किया गया है। तो इसका वापस जाना काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है, अभी तो नियर फ्यूचर में तो नहीं दिख रहा। आपकी जब तक एज होगी जज बनने की, तब तक में तो इसके वापस जाने का चांस नहीं दिख रहा। 2002 में लास्ट था जब हटाया गया था, 2025 तो कितने साल, 23 साल हो गए, तो 23 साल में तो एक जनरेशन, 2 जनरेशन निकल जाती है। ठीक है, चलिए। यस सस्मिता। सर जैसे मैंने बताया कि मैं उड़ीसा में हूँ सिंस 2022 और यहीं पे मैंने एक बार में भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो क्या मैं यहीं से सर्टिफाइड नहीं ले सकती किसी और को? अच्छा, यहाँ पे करा लिया है आपने उड़ीसा में? जी मतलब मेरा दिल्ली में ही रजिस्ट्रेशन है, बट मैं यहीं पे रेवेन्यू बार एसोसिएशन में मेंबर हूँ सिंस 2023। ऐसा कैसे हो सकता है? सर एआईबी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे मेंबरशिप लिया था बार एसोसिएशन में, बट मेरा रजिस्ट्रेशन दिल्ली में। इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, अब मैं बात कर लेता हूँ। हालांकि आप उसी स्टेट में उसी जगह पे बार एसोसिएशन का मेंबर बन सकते हो जिस स्टेट में आपका एनरोलमेंट हो।
तो जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा यूपी में एनरोलमेंट है तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट के बार का बार एसोसिएशन का मेंबर नहीं बन सकता, जहां तक मेरी जानकारी है। ठीक है। बाकी जो है वो एग्जाम के बाद तो आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहीं पे मैंने बात किया था कि उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पे हम आपको मेंबरशिप दे सकते हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे मेंबरशिप भी है मेरी। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है सुष्मिता, मैं पता कर लेता हूँ जहाँ तक। तो लेकिन ये क्योंकि है मेरा अभी दिल्ली में मैं उस टाइम पे थी, कोरोना के बाद से तो मैं गई नहीं वहाँ पे फिर। तो अभी वहाँ से कैसे सर्टिफिकेट लाऊं, क्योंकि एडवोकेट से क्यों ही मुझे देंगे सर्टिफिकेट। क्या है ना कि जैसे जब आप सर्टिफिकेट अपना लोगे तो सर्टिफिकेट के अंदर जी आपका ना एनरोलमेंट नंबर मेंशन होगा। तो जैसे अगर आप जी मान लो दिल्ली में हो तो उसमें लिखा होगा DEL, फिर कुछ नंबर लिखा होगा, जी फिर जी स्लैश जी आपका जी ईयर लिखा होगा ना। तो जी वो आपके सर्टिफिकेट पे जब मेंशन आएगा तो वो, मुझे लगता है कि उड़ीसा में किसी को वो सर्टिफिकेट इशू करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एनरोलमेंट आपका दिल्ली का है। बट स्टिल जी लेट मी हैव क्लैरिटी ऑन दिस। आप मुझे मैसेज छोड़ देना ये वाला, तो मैं ना जी करके इस पे क्लैरिटी लेकर के फिर आपको बताता हूँ। जी। क्योंकि अभी अगर ऐसा हुआ कि मुझे दिल्ली से ही सर्टिफिकेट इशू करना है तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, क्योंकि मैंने काफी टाइम से मैं वहाँ पे वापस गई ही है नहीं वो हूँ। सब हो जाता है। इसमें क्या है ना कि वकालतनामे की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है, हो जाएगा, मैनेज जी हो जी जाता है। जी। हाँ, दैट इज मैनेजेबल। हाँ मैं बताइए। गुड आफ्टरनून सर। सर एक क्वेश्चन ये था सर कि जैसे जो APOs हैं, अदर लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम होते हैं अदर स्टेट्स में, जैसे बिहार में, यूपी में, सर उसमें भी कोई मिनिमम प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट्स आने वाली हो या ऐसा कुछ सर मतलब है कि आ अभी सकती है? अभी 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 तक तो नहीं दिखाई दे रहा, अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा। बट यूपी में ऐसा सुनने में आ रहा है कि देयर माइट बी रिक्वायरमेंट ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर। ठीक है। बट जो है मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो APOs हैं वो, अगर आप जैसे सपोज करो 3 साल APO हो तो आपका वो 3 साल प्रैक्टिस में काउंट होता है। ठीक है, तो आप उसके बाद सिविल जज का पेपर दे सकते हो। और APO के लिए भी प्रैक्टिस आई, ये अनलाइकली है थोड़ा सा। हाँ, र्यूमर्स मैंने भी सुने हैं लेकिन थोड़ा अनलाइकली है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आने के बहुत चांसेस हैं। बट देखें फ्यूचर में क्या होता है। अभी तो चांसेस नहीं लग रहे, नहीं मतलब जैसे इसमें जुडिशरी में लग रहा था, हमने बात की थी। हाँ सिद्धार्थ। सर सपोज हमने 1.5 साल की प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर हमने APO क्रैक कर लिया आफ्टर 1.5 साल, हाँ तो सर वो होता है, पूरा ये होगा, पूरा 3 साल काउंट होगा या फिर मेरा फिर वहाँ से जीरो पूरा काउंट होगा। जो 1.5 साल प्रैक्टिस की वो भी काउंट होगा, और 1.5 साल जो APO रहे वो भी काउंट होगा। यार वॉइस, सिद्धार्थ वॉइस ब्रेक हो रही है तुम्हारी। चलो कोई नहीं। यस जैनब बताइए। गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे ये पूछना था कि मेरा 2021 का रजिस्ट्रेशन है, मतलब आपने अभी जो बोला ना MAH करके, मेरा वो नंबर आ गया, बट देन आई वाज नॉट गोइंग टू द कोर्ट, तो आपको तो दैट इज फेयर इनफ ना सर? आपको यही करना है कि आपको कोई एडवोकेट से बात करनी होगी जिनकी 10 इयर्स की प्रैक्टिस होगी, और उनके थ्रू ये अपना सारा प्रोसेस पता करके आपको उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और फिर उनकी रिक्वेस्ट से आपको एंडोर्समेंट भी करवाना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा लोकल जो आपका बार है वहाँ पे विजिट करिएगा, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी आप इसको कराना चाहते हो, और वहाँ पे जो भी आप जिससे भी आपकी जान पहचान होगी एडवोकेट से, उससे आप मिल करके थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी ले करके फिर बात करिएगा। ओके ठीक है, वो कराएंगे, लेकिन आपको जाना वही एडवोकेट के किसी पास पड़ेगा जिसकी 10 इयर्स की प्रैक्टिस हो। ओके हाँ सर, वो हो जाएगा। इसका सिर्फ कितना कंडीशन है कि 10 इयर्स प्रैक्टिस होना चाहिए? हाँ, बस 10 इयर्स उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके। और सर और एक बात बोलनी थी, आप जो ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं BNS और BNSS के, तो उसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं हो सकते सर? बेटा अभी तो ऑनलाइन का हमने कोई सिस्टम बनाया नहीं है, बट लेटर ऑन देखते हैं कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में। अच्छा, थोड़ा महीने लग जाएंगे क्या सर? थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? थोड़ा सा भी इंफ्रा डेवलप करना है, 1-2 महीने लग सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, ओके सर, नो प्रॉब्लम।
थैंक यू। यस हर्षिका। ओके, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा डाउट ये है कि जो एमपी है वहाँ पर 70% वाला भी क्राइटेरिया था और या तो हमें मतलब 3 इयर्स का प्रैक्टिस चाहिए था, राइट? तो सर अभी दोनों चाहिए होगा, राइट? बिकॉज 70% भी हमें चाहिए ही है और साथ ही साथ नहीं, आपको सिर्फ 3 ईयर प्रैक्टिस चाहिए। 70% जैसा कोई रूल नहीं है। प्रीवियस वैकेंसी जो थी, अगर जो एमपी में आ गया था वो उसके क्लियर होने तक 70% उसमें रहेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी एमपी की, उसके अंदर सिर्फ 3 ईयर ही होगा, 70% नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अभी क्लैरिटी नहीं, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो प्रीवियस वैकेंसी है, इट वाज सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? मे बी अगर ये वाला जजमेंट उस पर एप्लीकेबल होगा उस वैकेंसी पे, हालांकि होना नहीं चाहिए, तो उसमें भी 70% नहीं होगा। हाँ, नहीं, उसमें भी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे बस एमपी में ये जो वैकेंसी चल रही थी, जो पेंडिंग है, उसमें 70% बस चलेगा। इसके बाद ऑल ओवर इंडिया किसी वैकेंसी में 70% नहीं चाहिए, ना कोई परसेंटेज चाहिए, बस 3 ईयर प्रैक्टिस चाहिए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और किसी का तो कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है गाइस, तो अभी तो हमने क्वेश्चन आंसर सेशन कर लिया है। आपके सारे जो डाउट्स हैं, जो आपके सारी परेशानियां हैं, उसको समझ गए। मेजर इशू यही है हमारा कि आप 3 साल क्या करेंगे, या जो 3 साल का टाइम पीरियड है उसमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सारी चीज़ों के लिए आई एम प्लानिंग ए सेशन। तो मैं वाईटी पे सेशन लेकर के आऊँगा, या फिर ऐसे कोई मैं एक मीट होस्ट कर लेता हूँ विद सम लीगल लिमिनरीज। तो कुछ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हम अपन एक मीट कर लेते हैं और उनसे भी वहाँ पे अपन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस कर सकते हैं। सो ग्रुप पे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा और आप लोगों को सारी बातें आगे की पता चल जाएगी। और वाईटी पे भी मैं एक सेशन लेकर के आ रहा हूँ, तो चिंता मत करिए। हाँ, थोड़ा डिसऑर्डरिंग ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मतलब दिस इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। एंड ऑफ एवरीथिंग नहीं है भाई, नई शुरुआत भी हो सकती है ये। तो अब हमें अपने रास्ते को इस हिसाब से मोल्ड करना है। जो भी परेशानी हमारे सामने है, तो उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब नया रास्ता अपनाएंगे, बट स्टिल गोल हमारा वही सेम रहेगा, बस हमारा कोर्स ऑफ एक्शन बदलने वाला है। ठीक है गाइस, तो आई थिंक वी शुड एंड दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड आप कनेक्टेड रहिएगा। हम लोग जल्दी ही और सेशंस लेकर के आ रहे हैं इस बारे में बात करने के लिए। ठीक है गाइस, चलो बाय बाय। थैंक यू सर।